अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, और बड़ी तेज़ी से बदलता हुआ मंजरनामा, हैपनिंग्स हैं बड़ी तेज़ी से, और इसके साथ साथ एक पुरस्रार सी खामोशी भी है इसके बावजूद। क्योंकि ऐसा महसूस तो हो रहा है कि फीलिंग्स हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ पसे पर्दा भी हो रहा है, लेकिन जो बाहर की खबरें हैं और जो अंदर की खबरें हैं, वो हालात एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अभी सारी तफसील आपको बताती हूँ। क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि काजी साहब के हवाले से हर तरफ से नो नो होने के बाद बड़ा वाज़ेह है कि काजी साहब तो जा रहे हैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की अभी तक सर तोड़ कोशिशें भी जारी हैं, और ये तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट का तो मज़ीद उन्हें जज नहीं अपॉइंट रख सकते। अब आईनी अदालत के ऊपर सारी उनकी आके कोशिश है, जो आखिरी उन्होंने हल्ला बोलना है अभी मज़ीद, उसके लिए मज़ीद अब क्या कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग खबर है कि काजी साहब ना आईनी अदालत में नज़र आ रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं इससे मुतालिक जितनी अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद जी, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी काफ़ी बड़ी बोंगी मारी है। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ख्वाजा आसिफ का भी एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उस पर मेरा तज्जिया क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम केस लग चुका है, जो कि है ज़मानत का केस तोशा खाना 2। इसमें क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। एक बहुत देर से लापता शख्स मिल गया है, और कैसे मिला है और क्या अजीबोगरीब सूरत हाल है, उस पर भी बात करते हैं। और फिर थोड़ा पीटीआई के मामलात के ऊपर भी बात करेंगे, जिन्होंने मज़ीद एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है एहतजाजों का। तो ये एहतजाज कितने मुफीद साबित हो सकते हैं, कितने मौसर होंगे, इस पर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, ज़रा काजी साहब के हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी मज़ेदार खबरें हैं भाई। देखिए, एक तो बड़ी सादा सी चीज़ है कि ये पता चल गया कि पीटीआई काजी साहब के ख़िलाफ़ है। लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब क्लियरली कह चुके हैं कि जी नो, काजी के अलावा कुछ बात करनी है तो कर लें। उसके बाद वकला काफ़ी बड़ी तादाद में, सिवाय मेरा ख्याल है एक सिंध बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान बार काउंसिल के, बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने हर तरह की आईनी अदालत को भी और काजी साहब की मज़ीद खिदमात को भी शुक्रिया कह दिया है, और वो इसके ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। और जो हमारी इस सिलसिले में एक असेसमेंट भी है, और कुछ मामलात को देखते हुए जो अपना एक ऑब्जर्वेशन भी है, वो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि बज़ाहिर मेरा ख़्याल है कि फ़ैसला साज भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपने लिए कोई नया महाज खोलें, क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी एक बड़ा महाज पीटीआई की सूरत में खुला हुआ है, और इसके होते हुए अब अगर वकीलों से भी जो है बिगाड़ ली जाए, उन्हें भी सड़क पर ला के खड़ा कर लिया जाए, तो एक और बड़ा अगर तबका साथ में खड़ा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को संभालना। तो ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी कोशिश अगर की जाएगी तो उस सूरत में एक नई तहरीक खड़ी हो सकती है, और अभी एक पिछली तहरीक ही गले पड़ी हुई है, तो अगली एक और तहरीक खड़ी हो जाएगी। तो जाहिर है ये चीज़ें कोई हर जगह महाज खोल लेना अपने लिए, हर जगह लड़ाई लड़ना, ये कोई इतनी आसान बात भी नहीं होती। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए बज़ाहिर लग रहा है कि काजी साहब का मज़ीद सर्वाइव करना इस सिस्टम में ख़ासा मुश्किल है। दूसरी तरफ अभी भी हुकूमत इस चीज़ के ऊपर अगरचे मायूस नज़र आ रही है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बज़द नज़र आ रही है कि काजी साहब को किसी न किसी तरह सिस्टम में रिटेन करें। और ये तो उन्हें नज़र आ चुका है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मज़ीद नहीं रह सकते काजी साहब, तो उनकी अब जो पूरी कोशिश है वो ये कि एक आईनी अदालत बनवा के काजी साहब को उसका ही जज बना दिया जाए। तो इसके लिए अब आखिरी जो कोशिशें अगर कुछ चल रही हैं थोड़ी बहुत, तो वो सिर्फ इस हद तक चल रही हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जो आज अगर आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, वो आपको बड़ी क्लियरली बता देती है। ख्वाजा आसिफ साहब आज टीवी शो में ये बात कर रहे थे कि जनाब हमें इस बात का ख़दशा है और हमें ये इंडिकेशंस मिली हैं, और ये बात जितनी मैं सहूलत से आपको बता रही हूँ उन्होंने इतनी आसानी से नहीं की, वो बहुत कंफ्यूज थे। और एक तो वैसे ही उनके बोलने में जो है बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद जोड़ना जुमले को लफ्ज़ बेरब्त, और इस तरह उनके लिए बड़ी मुश्किल थी इतनी सी बात कहना। लेकिन जो वो बात कह रहे थे वो ये था कि जी हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिली हैं कि अगर काजी साहब चले जाते हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं, तो इस सूरत में इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, इलेक्शन पूरा खुल जाएगा, और जिसकी वजह से हुकूमत को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो ये वो बात थी जो वो बहुत अटकते हुए कोई 2 मिनट के अंदर कहने में कामयाब हुए। लेकिन ये बात अपने आप में कितनी इम्पॉर्टेंट भी है और एक खुला एतराफ़ भी है।
एतराफ़ इस बात का है कि जनाब हम जाली फॉर्म 47 लेके बैठे हुए हैं, इसलिए हमसे कोई भी आज़ाद जज, कोई आज़ाद अदलिया जो हमें कोई गारंटी ना दे कि जी हम आपके केसेस नहीं खोलेंगे, इलेक्शन ऑडिट नहीं खोलेंगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये इस बात का एतराफ़ है, क्योंकि अगर आप देखिए जेन्युइनली जीते हुए हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस बात से कि आप कहते हैं इलेक्शन ऑडिट हो रहा है, हो, लेकिन इस हुकूमत ने हर वो काम किया है जिसकी वजह से इलेक्शन खुल ही ना सके। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो पहले ट्राइब्यूनल्स थे उनको काम से रोकने के लिए हर हरबा आजमाया। जो जो जज काम कर रहा था तेज़ी से, ट्राइब्यूनल्स खोल रहा था, ट्राइब्यूनल्स चला रहा था, उनके ऊपर ये चले गए उन्हें रोकने के लिए। चाहे वो पंजाब के कुछ जजेस की बात हो, चाहे वो इस्लामाबाद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, तो ये हर हद तक गए कि वो काम ना आगे चला सकें, उनकी कार्रवाई को रोका जा सके। उनको चैलेंज कर दिया, उनके ऊपर केसेस बना दिए, दबाव डलवा दिया, सब कुछ। और फिर अल्टीमेटली काजी साहब की अदालत में पहुंच गए और उनसे डिसीजन ही ले लिया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तय करेगा मामला कि जी किधर कौन सा जज लगना है। ठीक, तो इन्हें इस बात का खौफ हमेशा रहा है। इसी तरह इन्होंने फिर ये काम भी किया, जो कानून साजी की कि जी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगा लिए जाएं। और उसके बाद काजी साहब ने जब इनके हक में फ़ैसला भी दे दिया तो इन्होंने फिर क्या किया कि 3-4 जो सिटिंग जजेस थे वो ले लिए और बाकी रिटायर्ड जजेस ले लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। और जितने इंपॉर्टेंट हलके थे, चाहे वो मरीम नवाज़ का हो, शहबाज शरीफ का हो या नवाज शरीफ साहब का हो, दीगर कुछ अहम हलके, वो सारे इन्होंने रिटायर्ड जजेस के पास लगवा लिए। और जो इन्हें लग रहा था कि कुछ दबंग जज हैं जो ज़रा तेज़ी से काम चला रहे हैं और शायद किसी दबाव में भी नहीं आ रहे हैं, उनको इन्होंने ऐसे हलके दे दिए जहाँ पर इन्हें ज़्यादा शक नहीं था कि ये काम कोई ज़्यादा गड़बड़ हो सकेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये इन्होंने बेसिकली सारी गेम चलाई है और इस तरह इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इलेक्शन ना खुले। दूसरी तरफ जो इसमें इनकी मदद की वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की, क्योंकि पीटीआई ने इमरान खान ने जो 8 फरवरी के इलेक्शन ऑडिट के ऊपर एक पिटिशन डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को अब 8-9 महीने हो चले हैं, लेकिन उन्होंने वो समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं की। तो वो जो एक हो सकता था मामला कि कोई जुडिशल कमीशन ओवरऑल बन जाता जो सारे इलेक्शन का ऑडिट कर लेता, इस तरह की कोई चीज़ होती, वो वहाँ से नहीं होने दिया गया। तो इस हुकूमत ने पूरी कोशिश ये की कि जो इन्होंने जालसाजी के ज़रिए ये हुकूमत बनाई है, जाली फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है, ये राज खुलने ना पाए। और जहाँ जहाँ इन्हें लगता था कि ये राज खुल सकता है, इन्होंने फौरी उनको बंदोबस्त करके बंद किया। अब इनको ये डर है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए और उन्होंने वो 8 फरवरी वाली जो इलेक्शन पिटिशन है वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दी, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये अंदर का इनके खौफ है। अगर ये जेन्युइन जीते होते तो इन्हें ये सब करने की ज़रूरत ना होती। ये कहते भाई कल के खोलते आज खोलें, हम सब तो जेन्युइनली जीते हुए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि अंदर आपके जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो फिर यही होता है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं इस बात से कि काजी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम तो लावारिस हो जाएंगे। तो ये इनकी सारी परेशानी है और इसीलिए ये सारी आईनी तरमीम की भाग दौड़ है। अब दूसरी तरफ आज बिलावल साहब ने भी इसी तरफ इशारा कर दिया। उनसे भी जब ये सवाल हुआ जुडिशरी से मुतल्लिक, मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए सारे जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो अपने जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। मतलब है कि इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना मेरा ख्याल है कमेंट हो नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और चीफ जस्टिस के बारे में। यानी इससे तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि बिलावल साहब को बिल्कुल भी जो पूरा एक जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से कोई अलिफ बे भी नहीं पता है। यानी आपको क्या ये इतनी बेसिक सी बात भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इक्वल होते हैं। जो चीफ जस्टिस है उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी जजेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये तो फिर जो आज़ाद अदलिया वाला कॉन्सेप्ट है ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि किसी भी कोर्ट के किसी भी जज को, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के किसी जज को अगर कोई सुपीरियर जज या कोई सीनियर जज कंट्रोल कर सकता है तो फिर तो आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट ही ज़ीरो हो जाता है। और इतनी बेसिक सी बात अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता नहीं है तो फिर उसके बाद मातम ही किया जा सकता है कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे बड़े ओहदों पर हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के चेयरमैन हैं, आइंदा के लिए वजारत उज़्मा के कैंडिडेट्स हैं, जो कि ये बेसिक बात नहीं समझते कि ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट करता कि कोई जज कंट्रोल किया जा सकता। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस अपने बाकी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो ये इतनी मज़े का ख़ेज़ बात है कि इसके ऊपर फर्दर मतलब अब बंदा कमेंट भी करे तो क्या करे। मैं तो उस वक्त से ही 2-3 मरतबा मैंने सुना कि मुझे शायद कोई शक गुजरा है कि उन्होंने ये बात की है। तो ये है इन लोगों का मामला। तो कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं, इन्हें क्यों कंट्रोल जज चाहिए? इसीलिए चाहिए कि जो इनके करप्शन के केसेस ना खोलें, जो इमरान खान को बाहर ना आने दें, जो इनके इलेक्शन की ऑडिट ना करें, उसकी चोरियां ना पकड़ें, इसलिए इन्हें कंट्रोल जज चाहिए। और ये इसीलिए चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जिसका कंट्रोल है वो जज हो जो इनके इशारे पे हर काम करे। ये कहें तो वो पिटिशन फिक्स करे और जो ये कहें उसका फ़ैसला वही आए। तो ये सहूलतकारी इन्हें अब कौन करके देगा? ये जो फ़िक्र है ये दिन रात खाए जा रही है इनको। इसी वजह से इनके चेहरे उतरे हुए हैं, इसी वजह से इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इसी वजह से इनकी नींदें हराम हैं। कभी एक का पाँव पकड़ते हैं, कभी दूसरे का घुटना पकड़ते हैं, कभी तीसरे की दाढ़ी को हाथ लगाते हैं। और कोशिश यही है कि किसी भी तरह आईनी अदालत बन जाए और उसके ऊपर हम चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को बिठा दें। अब ये अलग बात है कि हमारे जितने भी लोगों से बात होती है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं, जो मुख्तलिफ अहम हलकों के ज़राए भी हैं, तो वो यही अब कहानी सुना रहे हैं कि भाई काजी साहब तो अब अलविदा ही कहा जाएंगे। बल्कि हमारे बड़े सीनियर एक कोर्ट रिपोर्टर हैं बिशारत राजा साहब, मेरे भाइयों की तरह, उनकी तो ये तक खबर है कि 29 अक्टूबर को काजी साहब वैसे भी लंदन चले जाएंगे और शायद ही वापस आएँ, वहीं पे शायद अब बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारें। तो वो तो ये इवन खबर दे रहे हैं। तो बहरहाल बहुत से लोग तो इस बात का भी अब क्लेम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी चंद दिनों में, इसी वीक में या फिर अगले वीक में मैक्सिमम जारी हो सकता है। और अब इन्हें, हुकूमत को ये तो समझ आ गई है कि कम से कम इन्हें तो हमें चीफ जस्टिस बनाना ही पड़ेगा। बाकी आईनी अदालत का मामला तरमीम के बाद देखा जाएगा। तरमीम के हवाले से नंबर गेम के ऊपर अभी कन्फ्यूजन बाकी है और बज़ाहिर जो हुकूमत की कोशिशें हैं, मुझे तो वो ये पता देती हैं कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। आज एक जो अहम एमएनए हैं रियाज फितियाना, उनके साहबजादे जो कि कई दिनों से लापता थे, उनको आज पहले छोड़ा गया क्योंकि मामला पिटिशन डाली हुई थी हाई कोर्ट में, और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद दोबारा उन्हें उठा लिया गया। तो ये चीज़ बताती है कि नंबर पूरे नहीं। फिर 2-3 लोग ऐसे पीटीआई के जो कि ज़बरदस्ती इन्होंने पीएमएलएन की सफ़ों में दिखाए हुए थे इलेक्शन कमीशन ने, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस भेजे गए उससे भी यही बात पता चलती है। और जो तीसरा एलिमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो ये है कि जो इन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर नई कानून साजी की है, उसके तहत अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दफ़ा फिर से ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उन्हें ज़ोर दिया है कि भाई हमने नई कानून साजी कर दी है, तो लिहाजा जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमारे अराकीन यानी हुकूमत के अराकीन में बांट दी जाएं जैसे हमने पहले बांटी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा के आप रद्दी की टोकरी में डाल दें। हमने अब कानून साजी कर दी है, वो नशिस्तें बस हमें दे दो। तो अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो फिर इन्हें उन मखसूस नशिस्तों की इतनी याद क्यों आ रही होती? तो ये बात भी ये इंडिकेट करती है कि नंबर पूरे नहीं हैं। और चौथी जो बात है वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो भी रजामंद नहीं है। तो इस लिहाज से जो अभी तक हुकूमत की परेशानी है, मैं तो ज़्यादा इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के भी बड़ा रीड कर रही होती, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसी वजह से ये परेशानी है और इसी वजह से काजी साहब के हवाले से इनकी जो एक दुखती रग है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेशन यही दे रही हैं कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पीटीआई को अपने तमाम एमएनएज़ और सेनेटर्स को काबू में रखना होगा, महफूज रखना होगा और इन कॉन्टैक्ट रखना होगा, क्योंकि इधर से ही नंबर चाहिए होंगे तो नंबर पूरे होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज काशिफ अब्बासी साहब के शो में ज़रूर ये बात की है कि हमारे सब लोग हमारे साथ हैं, बल्कि उन्होंने तो ये तक क्लेम किया कि हो सकता है कि हुकूमत के भी कुछ लोग उनको इन आईनी तरमीम में वोट ना दें। और ये खबर वैसे मैंने 1-2 और लोगों से भी सुनी है कि शायद कुछ लोग हैं जो हुकूमत के ही हैं लेकिन शायद वो भी इन आईनी तरमीम पे वोट ना दें। अब तो वैसे भी 63 है आर्टिकल की वजह से पाबंदी नहीं रह गई किसी भी मेंबर के ऊपर कि उसने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। तो ये सारी कहानी है जी। तो काफ़ी मुश्किल गेम हो गई है काजी साहब के लिए, और अब तो बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स रो रो के बता रहे हैं कि ज़ालिमों काजी जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के हंगाम एक अहम खबर ये भी है कि जो तोशाखाना 2 केस है उसकी हेयरिंग फ़िक्स हो गई है ज़मानत के लिए, और ये एक ऐसा केस है कि अगर इसमें बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो जाती है तो इस सूरत में उन्हें रिहाई मिल जाएगी अगर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार ना किया गया, क्योंकि बाकी तमाम केसेस में या तो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं सज़ाएँ और या फिर वो ज़मानत पर हैं। तो ये एक वाहिद केस है जिसमें वो गिरफ्तार हैं। तो अगर इसमें भी उनको ज़मानत मिल जाती है तो उस सूरत में बुशरा बीबी साहिबा के लिए रिहाई का इम्कान हो सकता है। और ये फ़ैसला जो भी ज़मानत मिलने का या ना मिलने का वो इसी वीक में एक्सपेक्टेड भी है। और
जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं उनकी अदालत में ये केस लगा ज़मानत का। तो इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर ये हो जाती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, और ये भी एक वो खबर हो सकती है जिसके बारे में पीटीआई होपफुल होती है, या ये खबरें आती हैं कि जी कुछ बात शायद चेंजेस नज़र आए आने वाले दिनों में। तो ये इसकी एक इंडिकेशन हो सकती है अगर ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल इसके लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। एक जो और अहम खबर है वो ये कि जो मोहम्मद अकरम साहब हैं, ये नाम आपको याद होगा, साबिक सुपरिटेंडेंट जेल हैं ये डयाला के, और ये काफ़ी अरसे से तकरीबन अगस्त से, मेरा ख्याल है 12-13 अगस्त से ये लापता हैं, और इनके बारे में किसी को कोई ख़बर नहीं थी। अब इतने अरसे से ये लापता थे, इस दौरान उनसे सरकारी रिहाइशगाह खाली करवा ली गई उनकी फैमिली से, और इस दौरान उनकी लापता होने के हवाले से बाजियाबी के लिए पिटिशन दायर की गई, उसमें भी कुछ नहीं निकला। इस दौरान उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन कुछ पता नहीं था उनका। और अब फाइनली उनको एंटी करप्शन वालों ने ढूंढ निकाला है, और उनके ऊपर एक गिरफ्तारी भी डाल दी गई है, और कोई मुकदमा उनके ऊपर बना लिया गया करप्शन का, कुछ रुपयों का, और उसके ऊपर एंटी करप्शन वालों ने उनकी गिरफ्तारी डाल के रिमांड भी ले लिया। तेज़ियाँ चेक करें जब किसी को उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है। तो बहरहाल काफ़ी अरसे बाद ये मोहम्मद अकरम साहब जो हैं ये कम अज़ कम बाजियाब ज़रूर हो गए, और ये एक अहम केस है क्योंकि इनके ऊपर भी बड़ा कुछ डाला हुआ था कि बड़ी सहूलतकारी कर रहे हैं, और जनरल फैज़ के साथ भी पता नहीं इमरान खान साहब का ताल्लुकात या कोई राब्ते इनके थ्रू थे या पता नहीं क्या क्या। तो बड़ी कहानियाँ इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने बनाई हुई हैं। तो बहरहाल कम अज़ कम उनका पता ज़रूर चल गया कि वो उनके पास है, एंटी करप्शन के पास। अब देखते हैं कि अगर कभी उनसे कोई कहानी निकली कि आखिर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो क्या थे। अब आखिर में सिर्फ ये बात, ये अली अमीन गंडापुर साहब भी आज दोबारा बोले हैं जी, और आज फिर जो वो बोले हैं उसके बाद मैं उनसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मत बोलें क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जब भी बोल रहे हैं उसके बाद मज़ीद ही उनके ऊपर तनकीद हो रही है। एक तो ये कि पहली बात, आप जिस अंदाज से वहाँ से गए और जो कुछ आपने वहाँ पर किया, उसके बाद बड़ी बड़ी बड़के मारना तो आपको सूट ही नहीं करता। आप जिस अंदाज से छुपते फिर रहे थे, भाई पहले तो आप इतने वो जज्बाती हो के, दिल बर्दाश्ता हो के बता रहे हैं कि जी मैं छुप रहा था, मुझे ये हो गया वो हो गया। तो भाई आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? क्यों छुप रहे थे आप? मैक्सिमम क्या हो जाता? आपको गिरफ्तार कर लिया जाता, सो व्हाट? ये कितनी बड़ी डील है? पहले आप गिरफ्तार नहीं हुए क्या? और क्या इस वक्त आपके बहुत सारे पार्टी लीडरान गिरफ्तार नहीं हैं? क्या इस वक्त इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली गिरफ्तार नहीं है? तो अगर आप भी गिरफ्तार हो जाते तो उसमें क्या हो जाता? बल्कि अच्छा है, मजीद प्रेशर इस हुकूमत पे पड़ता कि भाई आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो आप छुप क्यों रहे थे? छुपना तो बुज़दिली की निशानी बन रहा है। तो ऐसी भी क्या मसला था आपके लिए, मजबूरी थी कि आप छुपते फिर रहे थे, जिसको आप इतनी तकलीफ से बता रहे हैं? और फिर सारा जो आज भी आपने तान तोड़ी आके वो एक आईजी इस्लामाबाद पे कि जी इनको हटाओ नहीं तो हम दोबारा आ रहे हैं, मतलब आपकी लड़ाई क्या सिर्फ आईजी साहब से थी? मतलब अब यहाँ पर आप आ गए हैं, आपका लेवल। तो ये इस तरह की चीज़ें, और फिर वही कहानियाँ अजीबोगरीब, ना पहली बात से दूसरी बात मिल रही ना कुछ। तो इससे बेहतर है कि भाई आप अगर सच नहीं बोल सकते तो आप झूठ भी ना बोलें, कम से कम आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप खामोश हो जाएं। नहीं आप अभी कुछ सच रिवील कर सकते, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो कम से कम आप खामोश हो जाए ना। आप क्यों इतना इस बात को ज़्यादा फैला रहे हैं और नई नई बढ़के क्यों मार रहे हैं? देख लिया सब ने, आपने जहाँ तक लीड किया सब ने आपकी तारीफ़ भी की, जहाँ पे आप गायब हुए और उसके बाद जो सब कुछ हुआ उसको नहीं हज़म किया जा सकता उस अंदाज से जो आप बता रहे हैं। इसमें बहुत कुछ मिसिंग है, मिसिंग एलिमेंट है, और वो मिसिंग एलिमेंट जब तक सामने नहीं आता तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप आके रोज़ ये कहानी सुनाते हैं? तो उससे आपका अपना ही मजाक बन रहा है। और अभी फिर ये यही कह रहे हैं कि जी अगर मैं गद्दार हूँ तो वो मेरा जो भी गद्दार हो इमरान खान का, उसका बेड़ा गर्क हो जाए और उसको ये हो जाए, उसको जज्बाती बातें, मतलब क्या? थोड़ा सीरियस बिहेव करना चाहिए। और जहाँ तक इनके लीड करने या उसके हवाले से बात है, इस पर बल्कि बात भी हो रही थी कि भाई इन पे ज़्यादा तनकीद होती है क्योंकि जी ये बहुत प्रेशर में हैं, ये वज़ीर आला भी हैं और फिर ये लीड भी करते हैं, तो बहुत इनको डबल गेम बड़े मुश्किल से इनको पुलिस, बल्कि मैंने सुन रही थी जो पुलिस सिरात पे गुजरना पड़ता है। मैं इस बात की बिल्कुल हामियों की बात दुरुस्त है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, डील भी कर रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी, इंतज़ामिया से, वफाकी हुकूमत से, और फिर इमरान खान साहब का एक अलग प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से इसका तो बड़ा आसान हल हो सकता था कि अली अमीन गंडापुर साहब से अगर आपने तहरीक चलवानी है तो उनको आप स्पेयर कर दें कि वो तहरीक को लीड करें, और वहाँ पे कोई भी आप
कोई और वज़ीर आला बना दें जो मामलात सूबे के देखता रहे, या अगर आपने इन्हीं से सूबा चलवाना है तो इनको सूबा चलाने दें और कोई और जो आके आपकी एहतजाजी तहरीक को लीड कर ले। अब वही शख्स अगर सूबा चला रहा है, वही शख्स एहतजाजी तहरीक लीड कर रहा है, तो फिर दो कंट्रास्टिंग किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ वो जब प्ले करने की कोशिश करता है तो वो फिर यही बनता है जो इस वक्त उन बेचारों का बना हुआ है। तो वो बड़ा अजीब सीन है। या तो भाई आप उस कैरेक्टर में रहेंगे ना कि जो एहतजाजी कैरेक्टर है, और या फिर उसमें मेरा ख्याल अगर ऐसा कोई लिया जाता है उनकी तरफ से स्टेप, तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि ये जो तनकीद होती है कि जी ये सूबे के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, सूबे पे तवज्जो नहीं है, ये वो, तो उससे भी कुछ हट सकता है। और अगर वही आपको एक कैरेक्टर चाहिए लीड करने के लिए, तो आप किसी और बंदे को बना दें सूबा चलाने के लिए, जो कि नॉर्मली कोई बेहतर ऑप्शन जो भी आपके सूबे उसमें असेंबली में मौजूद हो। तो ये सब हो सकता है। लेकिन अजीब बात यही है कि एक डबल प्रेशर उनके ऊपर है, और इस वजह से मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों तरफ जो है वो करते करते वो उनको मिक्स ही हो जाता है। कभी जहाँ पे मुफाहमत करनी है वो जहाँ के जारहाना हो जाते हैं, जहाँ जारहाना होना होता है वहाँ जाके मुफाहमत कर आते हैं। तो कुछ अजीब ही कन्फ्यूजिंग सा काम वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसका नुकसान जो है वो खुद उनके लिए भी हो रहा है, तहरीक को भी हो रहा है, पार्टी को भी हो रहा है। तो अब पार्टी ने एक स्टेप आगे बढ़कर एक मीटिंग की और उन्होंने अब कहा है कि जी हम मज़ीद एहतजाज करेंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने एक शेड्यूल भी जारी कर दिया है मुख्तलिफ शहरों का, लाहौर, मियाँ वाली और मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज का। हमाद अज़हर साहब ने भी इसको ट्वीट किया, शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर एक तरफ आप ये सर्कुलर जारी करते हैं कि MNAs वगैरह नहीं निकलेंगे एहतजाज के लिए, तो दूसरी तरफ आपकी जो बाकी की आदत है MPs वगैरह वो भी उस तरह से नहीं निकल रहे होते। और जिस तरह से हम एक पुलिस का क्रैकडाउन देख रहे हैं, उसके बाद फिर आम लोग वैसे भी हिम्मत नहीं कर रहे होते, हर कोई तो नहीं हिम्मत कर रहा होता फिर इस तरह के माहौल में बाहर निकलने की। तो फिर कैसे आप इस एहतजाज को लीड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो या तो आप ये तय कर लें कि आप एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर आपके जितने भी सूबाई लीडर्स हैं वो निकलेंगे और लोगों को निकालेंगे, तो फिर एक अलग बात है। तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं या ट्वीट कर देना, उससे तो खाली फिर नहीं ना एहतजाज होते। ऐसा तो एहतजाज फिर आपने पंजाब वाला कॉल किया हुआ था 5 अक्टूबर को, तो लाहौर के अलावा तो कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ, और लाहौर में भी कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, बड़ा एक लिमिटेड सा एहतजाज था। तो ये सारी कहानियाँ हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।